गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, एसएससी जीटी की जो हमारी सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसमें ये हमारा 5वां वीडियो है। तो आइए इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। राइट। सो देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है। सो ऑप्शंस ये रहे हमारे सामने: तापमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। ठीक है। तो देखिए, ओजोन परत जो होती है साथी, वो होती है हमारी समताप मंडल के अंदर। राइट। हमारी अगर टोटल वायुमंडल की अगर हमारे लेयर्स देखें वायुमंडल की, ठीक है, टोटल हमारी 5 लेयर्स हैं। जिसमें से अगर हम ये जो नीचे की 3 लेयर्स जो होती है वो ये होती हैं। ठीक है। सबसे पहले क्षोभ मंडल होती है, फिर ऊपर समताप मंडल होती है, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल होती है, उसके ऊपर 2 परत और होती हैं। राइट। सो समताप मंडल की अगर हम बात करें तो समताप मंडल में ओजोन परत होती है, और इसकी अगर हाइट देखें, हाइट 16 से 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। ठीक है। और इसी समताप मंडल के अंदर हमारे वायुयान उड़ाए जाते हैं। राइट। सो हम बोल सकते हैं ये एक तरीके से वायु परिवहन पट्टी जो है वो हमारी समताप मंडल के अंदर आती है। ठीक है। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल साथियों, इसमें जितनी भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, ये सारी घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो साथियों वो हो जाता है हमारा समताप मंडल। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और ये आपको समझ में आ गया है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या है कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो देखिए, विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जो विजय स्तंभ बनवाया हुआ है वो राणा कुंभा ने बनाया है, जिनका नाम राणा कुंभकर्ण भी था। राणा कुंभकर्ण। ठीक है। और वैसे इनका नाम राणा कुंभा ज़्यादा प्रचलित था, तो राणा कुंभा ने जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय स्तंभ बनवाया था। अगर इनकी टेन्योर की बात करें या टाइम पीरियड की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो ये 1433 से 1468 तक जो है वो राजा रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा राणा सांगा काफ़ी फेमस है यहाँ पे। ये इनका जो है बाबर के साथ इनका युद्ध हुआ था, राणा सांगा वर्सेस वर्सेस बाबर युद्ध हुआ था। ठीक है। हालांकि इसमें बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाते हैं। ठीक है। और महाराणा प्रताप तो आप जानते हैं, इनका हल्दी घाटी का युद्ध काफ़ी फेमस है। ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। राइट। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1576 में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो इसका आंसर है राणा कुंभा। सो राणा कुंभा इज द राइट आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बिस्मिल्लाह खान को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये ऑप्शन है: पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 के अंदर जो है वो भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। सो भारत रत्न जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को जो है वो लगा लिया था और आपका क्वेश्चन भी सही था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने 16 कुल के विचार पर जोर दिया था। ऑप्शंस देख लीजिए। ये 4 ऑप्शंस हैं: बाबर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। राइट। सो देखिए, 16 कुल की जो नीति है ना वो धार्मिक सहिष्णुता वाली नीति है। सहिष्णुता की नीति।
और इस नीति को जो है वो अकबर ने चलाया था और उसने इस नीति पर जोर दिया था। ठीक है, सो अकबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य में स्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ये रहे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वनों की बात करें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन, तो वो आते हैं साथियों एमपी के अंदर। ठीक है, एमपी में एमपी की क्षेत्रफल का लगभग 24.39% जो है वो वन क्षेत्र आता है। ठीक है, एमपी में लगभग 24.39% जो है वो घने वन है। ठीक है, इतना वन वन क्षेत्र जो है वो एमपी में आता है, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं है ये। हम अगर क्षेत्रफल प्रतिशत पे देखें तो एमपी का स्थान नहीं आता है। अगर आप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप वन क्षेत्र देखते हैं तो फिर एमपी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एमपी में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, क्या है, तेरा ताली डॉट 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 के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ये रहे केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, पहली बात तो अब देखिए, ये जो तेरा ताली जनजाति है ना, तेरा ताली, सॉरी, तेरा ताली ये एक डांस है। ठीक है, एक लोक नृत्य है। ठीक है, जबकि जनजाति कौन सी है, कमर जनजाति। तो जो तेरा ताली जो डांस है ना, वो राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो राजस्थान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, हम इन पर ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन डिस्कस जिनमें थोड़ा सा बताने लायक होता है वो हम ऑलरेडी उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो तेरा ताली जो है वो राजस्थान की कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए, तो फिर हम एक और याद रखिएगा। हाँ, राजस्थान के अंदर एक और जनजाति पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति। ठीक है, कुछ लोग बेलिया जनजाति भी बोल देते हैं, वैसे कालबेलिया उसका नाम है। कालबेलिया जनजाति जो है वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है, और ये जनजाति जो है वो अपना भरण पोषण, ये जनजाति भी अपना भरण पोषण डांस करके, लोगों का मनोरंजन करके अपना भरण पोषण करती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये कालबेलिया जनजाति ये भी राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, कुछ ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। चार ऑप्शंस हैं, आकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल हो जाना, गहरे समुद्र में जल का रंग, और तारों का टिमटिमाना। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। अब देखिए साथियों, इसको लगाने का सबसे आसान तरीका, वैसे अगर साइंस के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आप इजीली लगा पाएंगे इसको। नहीं है साइंस के स्टूडेंट तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। राइट, तो प्रकाश की प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैल जाना। ठीक है, और प्रकाश जब भी फैलता है तो कोई ना कोई रंग जो है वो बना देता है। ठीक है, प्रकाश अगर फैलेगा तो फिर वो कुछ ना कुछ नए रंग बनाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आकाश में अगर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य और सूर्यास्त के समय जब भी सूर्य का प्रकीर्णन होता है तो फिर सूर्य लाल दिखाई देता है। गहरे समुद्र में जब फैलता है तो सूर्य का समुद्र का जो पानी का कलर है वो कैसा, नीला दिखाई देता है। लेकिन जो तारों का टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण, ना कि प्रकीर्णन का। राइट, सो इस हिसाब से इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है।
ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई? चार ऑप्शन हैं आपके पास, ये रहे। 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2014 और 30 जनवरी 2014। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपने अगर प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं तो वहाँ पे आपको मिल गया होगा कि स्वच्छता अभियान जो है भारत के अंदर पहली बार नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जैसी बनी थी, रूल करना स्टार्ट किया था उसने। तो वैसे ही 2 अक्टूबर 2014 को इसको जो है वो चला दिया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न में से किस में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है? ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, देखिए ये चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। मेंढक, मगरमच्छ, मछली, गिरगिट। ठीक है, तो चार कक्षीय जो हृदय होता है वो एक ह्यूमन में भी पाया जाता है। इसके अलावा मगरमच्छ में जो है वो चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डॉट 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 उत्पन्न होता है। ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन से रहे। नाइट्रेट आयन, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो देखिए साइंस के स्टूडेंट तो ऑलरेडी लगा चुके होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको जो है पढ़ाया जाता है। 9th 10th की बुक्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। देखिए जब भी एसिड जो है वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा, राइट, तो हमेशा हाइड्रोजन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन आयन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, या इसको हम एक नया शब्दावली क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। सो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, सो यहाँ पर जो है एसिड का अगर वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन होता है तो फिर हाइड्रोनियम आयन जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन आयंस का जो है वो एक तरीके से रूप बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है? चलिए साइंस के स्टूडेंट है उनको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल वाली लैंग्वेज में बताना पड़ता है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। एसिड और वाटर का जब भी रिएक्शन होगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? चार ऑप्शन हैं आपके पास। विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, मोरमुगाओ और कांदला। ठीक है, ये चार आपके बंदरगाह है, तो आपको ये बताना प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो गोवा का एक बंदरगाह है मार्मुगुआओ बंदरगाह, यहाँ से जापान के लिए हम जो है वो लौह अयस्क जो है वो निर्यात करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सो मार्मुगुआ से जो है वो हम जापान के लिए लौह अयस्क निर्यात करते हैं। इसके अलावा विशाखापत्तनम की बात करें तो ये बंदरगाह तो विशाखापत्तनम में ही आएगा। तूतीकोरिन की बात करें, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर आता है। किसके अंदर? तमिलनाडु के अंदर। और कांदला की अगर बात करें तो ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं गुजरात। ठीक है, कांदला गुजरात में आता है। मार्मुगुआ ये गोवा के अंदर आता है। ठीक है, गोवा के अंदर, और यहाँ से हम जापान के लिए लौह अयस्क जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो मोरमुगुआओ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। 1918, 1919, 1921 और 1920। राइट, सो देखिए भारत में जो रॉलेट एक्ट आया था वो आया था 1919 में। कब आया था? 1919 में। इस रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने
काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा था। ये रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, और इस रॉलेट एक्ट को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, या भारत में लागू कर दिया गया था इवन। ठीक है, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर भारत में यूपीएससी का गठन भी इसी के थ्रू होता है। भारत में 1926 में यूपीएससी का गठन। ठीक है, किसके तहत? तो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत ये यूपीएससी का गठन किया जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? चार ऑप्शंस देख लीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत में सती प्रथा का अंत जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और इनको सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जो है वो बताया था, वो राजा राम मोहन राय ने बताया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था कि भारत से सती प्रथा जो है वो समाप्त हो जाए। तो ये जो है वो विलियम बेंटिक को बताते हैं, और विलियम बेंटिक उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, और ये जो है वो भारत से सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक बिल लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो भारत में सती प्रथा को खत्म करवा देते हैं, और ये कब करवाते हैं? 1829 के अंदर। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा का अंत करा देते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये अपनी हड़प नीति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए फेमस है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और तो उसमें डलहौजी, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जिसमें मज़ा भी आता है अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? चार ऑप्शन हैं आपके पास: 2004, 2002, 2005, 2003। तो हमको क्या बताना? हमको बताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब लागू हुआ। देखिए बच्चा, यहाँ पर इस योजना को जो है वो मनरेगा भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? मनरेगा। और मनरेगा से बाद में क्या बन गई? नरेगा। राइट, क्या बन गई? नरेगा। तो इसको क्या बोला जाता है? मनरेगा बोला जाता था। और मनरेगा जो है वो भारत में 7 सितंबर, कितना? 7 सितंबर 2005 को जो है वो लागू करी गई थी। राइट, सो यहाँ पर देखो 2005 ये नज़र आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा इसमें मनरेगा में जो है वो 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है। 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है? ठीक है, चलिए चार ऑप्शन है आपके पास: इमारतें, साधन, कच्चा माल और मशीनें। ठीक है, तो क्या है हमारा कि अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो देखिए, अचल संपत्ति होती क्या है? जो चल ना सके, मतलब जो एक जगह से, जिसमें मूवमेंट ना हो, एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट नहीं करती हो। ठीक है, तो देखिए, इमारतें अचल संपत्ति में आती हैं। साधन जिसे हम रिसोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, रिसोर्सेस, ये भी अचल संपत्ति के अंदर आते हैं। हाँ, कच्चा माल जो है वो अचल संपत्ति के अंदर नहीं आता है। मशीनें जो है वो किसके अंदर आती हैं? अचल संपत्ति के अंदर आती हैं। जो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द
राइट आंसर। ठीक है, कच्चा माल कभी भी याद रखिए, रॉ मटेरियल्स जो है वो, रॉ मटेरियल जो है वो कभी भी आपकी अचल संपत्ति का हिस्सा नहीं होते हैं। और अचल संपत्ति समझ में आया क्या होता है? ऐसी संपत्ति जिसमें मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और साहित्य। ठीक है, तो यहाँ पर जीव विज्ञान के क्षेत्र में कभी भी आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? चार ऑप्शन हैं आपके पास, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है साथियों, देखिए 1978 में क्या हुआ था, एक 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारत में जो एक टाइम पे कभी 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार जो हुआ करते थे उनमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। आपके अधिकार कौन कौन से होते हैं? एक समानता का अधिकार होता है, एक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, एक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार होता है। एक दो तीन चार संस्कृति, एक होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा, 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 6 मौलिक अधिकार थे उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्लियर है साथियों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये आपके जो वो थे जिसमें से आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। क्लियर है, तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब आपकी जो संपत्ति है वो आपकी अब सरकार जब भी चाहेगी, पहली बात तो आपको जितनी भी संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा, और दूसरी बात सरकार जब चाहेगी तब आपकी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं होकर एक कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है? अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया है मौलिक अधिकार से। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, गेहूं, चना, मक्का और जौ। ठीक है, तो देखिए रबी की फसल होती कौन सी? रबी की फसल वो होती है जिनकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। वही फसलें क्या होती हैं? रबी की फसल होती हैं। ठीक है, सो इनमें से आपको दिख रहा होगा मक्का जो है वो अक्टूबर नवंबर में नहीं बोई जाती है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, गेहूँ, चना, जौ ये सारे के सारे जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, मार्च अप्रैल में जो है काट लिए जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 15 जुलाई। ठीक है, सो देखिए 1 सितंबर को तो राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जुलाई को विश्व कौशल युवा दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को जो है वो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए विश्व कौशल, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 सितंबर को होता है राष्ट्रीय पोषण दिवस। हालांकि राष्ट्रीय पोषण दिवस नहीं, सीधा सप्ताह मनाया जाता है, पूरा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में। 1 से 8 सितंबर तक जो है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 सितंबर था तो 1 सितंबर भी कई बार पूछा गया है, तो फिर इसका आंसर राष्ट्रीय पोषण दिवस जो है वो लगा दिया जाता है। क्लियर है साथियों। तो ये कुछ हमारा डिटेल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ये देख लीजिए। क्या है? राजदीप सरदेसाई, दूसरे हैं तरुण विजय, एंड थर्ड राजीव श्रीवास्तव, एंड फोर्थ रजत शर्मा। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी की ये जो किताब है, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय, ये लेख जो बुक है ना, लगभग 18 लैंग्वेजेस, 18 भाषाओं में लिखी गई है। जिसमें से ये इसके लेखक जो हैं वो तरुण विजय जी हैं। तरुण विजय जी ने ये जो बुक है वो लिखी है। और लेकिन ये बुक जो है ना वो किस लैंग्वेज में लिखी है? इन्होंने लिखी है चाइनीज़ में। ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में हमने जो 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं इस सेशन की, ठीक है, इस सेशन की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।